हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 to 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 33। इससे पहले ऑलरेडी हमने 32 सेट करा रखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से सीधे PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। बताना है यहाँ पे कि कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नैनीताल झील, कोडई झील, लोकटक झील, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जो कि पंजाब में स्थित है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। साथ ही ध्यान रखना है कि चोल्हामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, जो कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। साथ ही साथ ध्यान रखना है महाराष्ट्र का लोनार झील के बारे में। ये बुल्ढाना जिले में स्थित है, जो कि खारे पानी का झील है। इसका निर्माण एक उल्का के पृथ्वी से टकराने के परिणाम स्वरूप हुआ था। साथ ही साथ ध्यान रखना है लोकटक झील के बारे में। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, यह झील वर्ल्ड में तैरती द्वीपीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए फिर लेते हैं अगला सवाल, बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे मृदा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे मृदा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे कि जलोढ़ मृदा में पोटास और चूना यह देखने को मिलता है प्रचुर मात्रा में। लाल मिट्टी में लौह तत्वों की प्रचुरता होती है। वहीं काली मिट्टी में तो हमने देख ही लिया, पोटास, चूना, मैग्नीशियम देखने को मिलता है। लेटेराइट में जो मिट्टी होती है उसमें लोहा और एल्युमिनियम की प्रचुरता होती है। ठीक है, वहीं बात करें हम मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में, तो वहाँ पे इसमें देखने को मिलता है लवण और फास्फोरस, जबकि पर्वतीय मिट्टी में पोटास और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होती हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रजाति श्रेणी सही है। बताना है कि भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रजाति श्रेणी सही है। ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित, काला हिरन दुर्लभ, निकोबारी कबूतर लुप्तप्राय, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना यहाँ पे, ये ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ग्रेट हॉर्नबिल ये असुरक्षित प्रजाति श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, रखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी काला हिरन देखेंगे कि संकटपन्न में रखा गया है, जबकि निकोबारी कबूतर ये स्थानिक जो प्रजाति होता है उसकी श्रेणी में ही रखा गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही मैच है, बाकी गलत है। ठीक है, बाकी यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे कि रेड डेटा बुक की सूची में प्रजातियों को उनके संख्या में गिरावट तथा भौगोलिक क्षेत्र में उनकी स्थिति के आधार पर कुल 9 वर्गों में विभक्त किया गया या फिर विभाजित किया गया, जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कुल हम 5 ही लिए होंगे। हाँ ठीक है, 5 ही लिए हैं, बाकी 4 और भी हैं, उसको हम यहीं पे थोड़ा सा डील कर देंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहला आपका यहाँ है विलुप्त। विलुप्त क्या है? विलुप्त प्रजातियाँ वे प्रजातियाँ हैं जो विगत 50 वर्षों में अपने प्राकृतिक आवास में ना देखी गई हों। ठीक है, मतलब कहने मतलब ये है कि जहाँ भी उनका आवास रहता होगा वहाँ पे पिछला 50 वर्ष में देखा ना गया हो, ऐसे प्रजातियों को विलुप्त प्रजाति कहते हैं। वन से विलुप्त क्या है? तो वे प्रजातियां जो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाया जाता है, किंतु उन्हें कृत्रिम आवासों एवं चिड़ियाघरों आदि में संरक्षित किया गया है। ठीक है, वन से विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद है अति संकटग्रस्त। वे जीव जंतु जो पूर्णतः लुप्त नहीं हुई हैं परंतु वनों से विलुप्त होने के कगार पर हैं, इसे हम लोग अति संकटग्रस्त प्राणी की श्रेणी में रखेंगे। वहीं बात करें संकटग्रस्त प्रजाति के बारे में, तो संसार में अनेक जीव जातियाँ ऐसी हैं जिनके अस्तित्व पर भविष्य में संकट की संभावना है, इसे हम लोग संकटग्रस्त प्रजातियों में रखेंगे। वहीं असुरक्षित के बारे में बात करें तो वे प्रजातियाँ जिनके वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है, ठीक है, असुरक्षित प्रजातियाँ कहलाती हैं। याद रखना है, असुरक्षित प्रजातियाँ वे प्रजातियाँ हैं जिनके वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है, असुरक्षित प्रजातियाँ कहलाती हैं। इसके अलावा 4 और बच रहे हैं, जिसमें से एक है आपका संकटपन्य,
तो ऐसी प्रजातियां जिनके निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। निकट भविष्य मतलब कि मतलब ज़्यादा दिन नहीं, कुछ ही हाल फिलहाल में देखेंगे कि कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाने की संभावना है। इससे हम लोग संकटपन्य माफ कीजिएगा प्रजाति में रखेंगे। एक रखा गया संकट मुक्त, इस नाम से पता चल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे नहीं लिए हैं, क्योंकि बाकी जो है ये आसान सा था। ठीक है, संकट मुक्त से साफ ही पता चल रहा है ना, इस श्रेणी की प्रजातियों को बहुत कम संकट होता है, इन्हें भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना नहीं होती है, नाम से पता चल रहा है। और एक रखा गया है आंकड़े अपर्याप्त। ठीक है, तो ऐसी प्रजातियां जिनके बारे में आंकड़े के अभाव या अपर्याप्तता के कारण संरक्षण की स्थिति और संकट का आकलन नहीं किया जा सकता है, इसे आंकड़े अपर्याप्त कहेंगे। और एक रखा गया है आंकड़े उपलब्ध नहीं, ऐसी प्रजातियां जिनके संरक्षण की स्थिति का IUCN द्वारा आकलन नहीं किया गया है, इनके अंतर्गत शामिल की जाती हैं। ठीक है, तो ये 9 रखे गए हैं, 9 में से जो 5 लिखा गया है वहाँ पे ये ध्यान जरूरी रखना है, और एक संकटपन्य, ये 6 के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यहाँ पे, भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं? बताना है कि भारत में कुल कितने तटीय राज्य हैं। 8, 9, 10, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। ध्यान रखिएगा, भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। उस राज्य का नाम भी पता होना चाहिए, गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, उसके नीचे गोवा, उसके नीचे कर्नाटक, उसी नीचे केरल, उसके बाद फिर बढ़ते चले जाएंगे पूर्वी घाट की तरफ, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये क्रम से भी याद रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि क्रम से लगाने के लिए भी आ सकता है उत्तर से दक्षिण। ठीक है, तो ध्यान रखना है, पहले गुजरात, उससे नीचे महाराष्ट्र, उससे नीचे गोवा, फिर उससे नीचे देखेंगे कर्नाटक, उससे नीचे है केरल, फिर पूर्वी घाट की तरफ जब बढ़ेंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये कुल 9 तटीय राज्य हैं जो कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसका आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए बाकी अगर सवाल पूछे आपसे कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं, तो याद रखना है 17 राज्य ऐसे हैं जो कि पड़ोसी राज्य से सीमा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा असम में स्थित नहीं है। बताना है आपको यहाँ पे कि कौन सा असम में स्थित नहीं है। यहाँ पे रिजर्व उद्यान दिए गए हैं, बताना है ये कहाँ पे, यहाँ दिए गए ऑप्शन में कौन सा असम में स्थित नहीं है। पहला है डंपा टाइगर रिजर्व, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे डंपा टाइगर रिजर्व ये असम में स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये आपका कहाँ देखने को मिलता है, ये डंपा टाइगर रिजर्व ये आपका मिजोरम में है। कहाँ पे है, ये आपका मिजोरम में है। ठीक है, ये आपका मिजोरम में है। ठीक है, बाकी असम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सांखवा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी नेशनल पार्क, और आपका है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, एक है आपका देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, और एक शायद आपका है औरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ शायद यहाँ पे लिस्ट में ले रखा है। ठीक है, हाँ है लिस्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं। सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे के बारे में बताना है आपको कि कौन सी हैं। प्राथमिक तरंगे, ज्वारीय तरंगे, द्वितीयक तरंगे, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि जो प्राथमिक तरंगे होती हैं, जो इसे हम लोग पी तरंगे भी कहते हैं, सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगे हैं। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा एक जरा सा कि धरातलीय जो तरंगे होती है ना, ये पृथ्वी के ऊपरी भाग का प्रभावित करती हैं, और ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। जो धरातलीय तरंगे होती हैं ये पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं, और ये सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। ठीक है, धरातलीय तरंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। बताना है कि एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं। ठीक है, बेरिंग जलडमरू मध्य, यहाँ पे कुक जलडमरू मध्य दिया हुआ है, एक बांस जलडमरू मध्य दिया हुआ है, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना है यहाँ पे कि बेरिंग जल संधि से रूस देखेंगे जो कि एशिया में है, तथा अलास्का जो कि उत्तरी अमेरिका में है को अलग करता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, एशिया में देखेंगे जो रूस है आपका, ठीक है, और उत्तरी अमेरिका में अलास्का, ये दोनों को अलग कौन करता है, ये बेरिंग जलडमरू मध्य करता है। ठीक है,
बाकी जो कुक जलमग्न है ये दक्षिण प्रशांत महासागर और उत्तरी दक्षिण जो द्वीप है उसको अलग करता है। ठीक है, वहीं बात करें बांस जलमग्न के बारे में तो ये तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ती हैं। ठीक है, बांस जलमग्न। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, शायद एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो बांस जलमग्न के बारे में याद रखना है कि ये तस्मान सागर, ठीक है, तस्मान सागर, ठीक है, तस्मान सागर और आपका एक है यहाँ पे तस्मान सागर के अलावा ध्यान रखना है क्या नाम इसका, दक्षिण सागर। ठीक है, दक्षिण सागर एवं दक्षिण सागर, ये दोनों को जोड़ता है। ठीक है, जोड़ता है। ठीक है, बांस जलमग्न तस्मान सागर और दक्षिण सागर को जोड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बाकी यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं, ये है आपका बेरिंग स्टेट, ये है आपका बेरिंग स्टेट। ठीक है, जो कि रसिया है, जो कि आपका एशिया में पड़ता है, और जबकि ये यूनाइटेड स्टेट देखेंगे ये दोनों को क्या कर रहा है यहाँ पे अलग कर रहा है, पाक स्टेट। ठीक है, जिसमें देखेंगे अलास्का यहाँ पे है। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा आई थिंक। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके लिए, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। बताना है कि किस नहर प्रणालियों में बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। ऊपरी गंगा नहर, त्रिवेणी नहर, शारदा नहर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल से याद रखना है कि त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। ठीक है, त्रिवेणी नहर बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई नहर है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी के बाएं तट से निकलती है, याद रखना है। त्रिवेणी नहर का निर्माण 1909 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि इससे लगभग 1 लाख हेक्टेयर से भी अधिक भूमि की सिंचाई की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन, त्रिवेणी नहर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सही नहीं पूछा है कि काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला है कि काली मिट्टी में नमी कम रहने के कारण कपास, यहाँ पे होना चाहिए था कपास का रेशा। ठीक है, कपास का रेशा। ठीक है, तो काली मिट्टी में नमी कम रहने के कारण कपास का रेशा अधिक बेहतर बनता है। बी ऑप्शन में है काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। सी में है कि काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बताइए क्या होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे गलत है, ये सही नहीं है कि काली मिट्टी में नमी कम रहने के कारण कपास का रेशा अधिक बेहतर बनता है। यहाँ पे होना चाहिए था कि काली मिट्टी में नमी अधिक रहने के कारण कपास का रेशा अधिक बेहतर बनता है। बाकी बी बिल्कुल सही है कि काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है, जबकि सी भी कथन सही है कि काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा कि काली मिट्टी में नमी अधिक होने के कारण कपास का रेशा अधिक बेहतर बनता है। आप लोग को पता है ना कि काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है ना, तो यहाँ पे ये कथन गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में मिलती हैं और काली मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है। ये सब रिवीजन के तौर पर हमने यहाँ पे लिखा है, बाकी सब के बारे में आप लोग को निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि पता होगा 110%। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। चलिए अगला सवाल है कि मैंग्रोव वनों के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, मैंग्रोव वनों के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। मैंग्रोव वन पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैंग्रोव वन समुद्री तटीय कटाव को रोकती हैं। ठीक है, और है जैव विविधता की दृष्टि से मैंग्रोव वन महत्वपूर्ण होते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही है मैंग्रोव वनों के बारे में कि मैंग्रोव वन पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, मैंग्रोव वन समुद्री तटीय कटाव को रोकती हैं, ये भी सही है, और जैव विविधता की दृष्टि से मैंग्रोव वन महत्वपूर्ण होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपके लिए कि हल्दिया पत्तन किस राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर लिया गया है, निश्चित तौर पर आपको पता होना चाहिए और पता होगा, विश्वास है मुझे। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या है।
तो याद रखना है हल्दिया पतन पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। जबकि पारादीप जानते होंगे ये उड़ीसा में है, ठीक है। कांडला ये ज्वारीय पतन है जो कि गुजरात में है, और एक है कोचीन पतन जो कि केरल में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीयकरण का आधार क्या है, ठीक है। सवाल क्या है कि भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीयकरण का आधार क्या है। धरातल, मिट्टी और जल निकासी, वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र, या फिर वनस्पति, मिट्टी और यहाँ पे भूमि होना चाहिए था, भूमि उपयोग, उपर्युक्त में से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीयकरण का आधार वर्षा, वातावरण और फसल क्षेत्र है। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और वैसे आप लोगों को पता होगा ना, होना भी चाहिए कि योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी 2015 को, कब, 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर योजना, भारतीय योजना आयोग के स्थान पर क्या लाया गया था, नीति आयोग लाया गया था, है ना, नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है। ये ध्यान रखना है। नीति आयोग किन्हीं को कहते हैं, नीति का फुल फॉर्म है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। बाकी ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि कृषि मौसम विज्ञान विभाग ने भारत को 20 कृषि जलवायु जोन्स तथा 60 उप क्षेत्रों में बांटा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल रहेगा आपके लिए कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। सवाल है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून, 5 दिसंबर, 16 सितंबर, एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे ना तो 5 जून होगा, ना 5 दिसंबर होगा, ना ही 16 सितंबर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ध्यान रखना है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब, 28 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। बताइए 5 जून को क्या मनाया जाता है। 5 जून को, तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, माफ़ कीजिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, ठीक है। 5 दिसंबर को मनाया जाता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, ठीक है, विश्व मृदा दिवस, ठीक है। जबकि 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस, ठीक है। वहीं जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इतनी बातों को ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए लिस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। आप अगला सवाल रहेगा आपके लिए, NFSM का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं हम NFSM, ठीक है, यही है ना NFSM, ठीक है। पूछ रहा है इसका पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, फुल फॉर्म बताना है। न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सप्लाई मिशन, या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे NFSM का फुल फॉर्म होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की शुरुआत 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अक्टूबर 2007 ईस्वी में शुरू किया गया था, ठीक है। याद रखना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन खाद्य पदार्थों की पहुंच गरीबों तक पहुंचाने की भारत सरकार का एक प्रयास है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 ईस्वी में लाया गया है, याद रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। चलिए बाकी डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया होगा, चलिए कोई बात नहीं, सिर्फ लिखा गया ये 2013 में लाया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी का नाम क्या है। सवाल क्या है कि सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली बिहार की नदी का क्या नाम है। बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे कि बिहार की बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती हैं और यह बिहार के चंपारण जिले में प्रवेश करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, ठीक है। चलिए ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो नदी है ये हरहा, पंडई, मनियाटी, करछहा आदि सहायक नदियों का जल संग्रह करके मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि मुंगेर से बहते हुए गंगा में जाकर के मिल जाती हैं, ठीक है।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए कि बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है। आसान सा सवाल है, कई बार हम करवा चुके होंगे शायद। ठीक है, तो बताना है आपको कि बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है। ओएनजीसी का, भारतीय तेल निगम का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, बरौनी तेल शोधक कारखाना भारतीय तेल निगम की इकाई है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसकी स्थापना रूस और रोमानिया के सहयोग से की गई थी। कब, 1964 से। ठीक है, 1964 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, निम्नलिखित फसल में किस फसल का तैयार होने में सबसे कम समय लगता है। दिए गए ऑप्शन में बताना है कि किस फसल का तैयार होने में सबसे कम समय लगता है। गन्ना, कपास, जौ, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसे सवालों में ये दो ऑप्शन तो ऐसे हटा सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि पूछा है कि किस फसल का तैयार होने में सबसे कम समय लगता है। ठीक है, तो जिसका भी कम लगेगा उसको आंसर दे देंगे हम। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो पहले जानते हैं कि गन्ना का फसल तैयार होने में कितना समय लगता है। तो आप लोग को पता होगा कि गन्ना की फसल तैयार होने में पूरे 1 वर्ष का समय लग जाता है। कितना, 1 वर्ष। ठीक है, ये तो ऐसे नहीं होगा क्योंकि ये पूछा है सबसे कम, तो 1 वर्ष से कम क्या ही हो सकता है, ये ज़्यादा क्या ही हो सकता है ना। तो चलिए ये तो हो गया इसका 1 वर्ष। इसके बाद आपको बताना है कपास के बारे में। तो कपास के बारे में ध्यान रखना है कि कपास फसल के तैयार होने में 5 से 6 माह का समय लगता है। 5 से 6 माह का समय लगता है इसमें, जबकि जौ को तैयार होने में 4 से 5 माह का समय लगता है। ठीक है, इसका सही आंसर आप दे सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जौ। ठीक है, जौ इसका सही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। बताना है भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश से, पंजाब की, मणिपुर की, मैंने किस से मिलती है आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा, एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखना है, दिए गए ऑप्शन में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो कि जिसकी सीमा नेपाल से मिलती हो। ठीक है, तो ई ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि भारत का उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन सभी राज्यों का सीमा जो है ये नेपाल से लगती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत की उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम राज्यों की सीमा नेपाल से लगती हैं। ठीक है, अब मैप अगर याद होगा आपको, कुछ इस तरीके से है ये नेपाल, है ना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे है, देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे बिहार है, यहाँ उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसी यहाँ पे देखेंगे, इधर यहाँ पे देखेंगे सिक्किम है, इधर भूटान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर पश्चिम बंगाल कुछ इस तरीके से है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर मैप पर याद रखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। तो दिए गए ऑप्शन में यहाँ पे कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो कि नेपाल की सीमा से लगता है। ठीक है, बाकी ध्यान में रखना है यहाँ पे कि भारत की सीमा से संबंध भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, तो 7 पड़ोसी देश हैं जो कि भारत के राज्यों के साथ लगती हैं, कोई किसी न किसी राज्य के साथ। और 7 देश कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान है, चीन है, नेपाल है, अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल बनते हैं कि कौन से देश के साथ कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा लगती हैं, तो बहुत से सवाल बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मैप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप सभी का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरे लिए आपके लिए कि भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशतता सबसे अधिक है। सवाल है, भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश, बिहार से अधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशतता महाराष्ट्र राज्य का है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, सबसे कम आई थिंक हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, बट मुझे याद है कि हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर होगा अगर पूछा जाए सबसे कम। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल, और ये भी याद रखिएगा, देश की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना है, 31.6% है। ठीक है, चलिए आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर। सवाल है, भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। बताना है कि भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। राजमुंद्री, मुंद्रा गुजरात, कच्छ, कोरबा मध्य प्रदेश, उपयुक्त में से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राजमुंद्री है, मुंद्रा है या फिर कोरबा है। कौन सा
भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना स्थित है, ये आपको बताना है कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखना है कि भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना मुंद्रा, जो कि गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है, ये अडानी समूह का है। ठीक है, और कोरबा कहाँ पे है, ये तो मध्य प्रदेश में पता ही है। ठीक है, राजमुंद्री ये कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंद्रा। ठीक है, मुंद्रा जो कि कच्छ में है। ठीक है, ठीक है, तो ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, दुख इस बात का होता है कि देखेंगे यहाँ पे आप लोग को भी दिखाते हैं, जब हम एनालिटिकल में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे दिखाता ये है कि हमारा जो सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, तो जो वीडियो देखने वाले लोग हैं उसमें 76 लगभग मान सकते 77% ऐसे लोग हैं जो वीडियो को सब्सक्राइब कर किए नहीं और वीडियो मेरा देखते हैं। ठीक है, 77% लगभग, या फिर 76 ही मान लीजिए, 76% ऐसे लोग, यानी कि 100 में 76 लोग ऐसे हैं जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और मेरे वीडियो को देखते हैं। ठीक है, और मात्र ऐसे 23% ही लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को सब्सक्राइब करके देख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा दुख होता है कि वीडियो आप देख रहे हैं, देखते हैं, एंजॉय करते हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ही सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कम से कम लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि लाइक की संख्या बहुत कम रहती है, तो इससे थोड़ा सा आहत होते हैं कि इतना वीडियो व्यू जाता है लेकिन आप लोग लाइक नहीं करके जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि यहाँ तक पहुँचते हैं, अंतिम दौर तक पहुँचते हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइए। ठीक है, और बाकी तो आप देख ही रहे हैं, आपके सामने हैं यहाँ पे। ठीक है, नॉट सब्सक्राइबर 76% लोग ऐसे हैं जो कि देखिए लिखा है ना कि वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स। कौन कौन देख रहे हैं, जो नॉट सब्सक्राइबर, जो सब्सक्राइबर नहीं वो 76% देख रहे हैं, जबकि सब्सक्राइबर्स जो हैं वो 23% देख रहे हैं लगभग। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे दुख होता है, हर्ट होते हैं। ठीक है, तो कोशिश किया कीजिए आप लोग कि अगर यहाँ से लाभ ले रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या ही दिक्कत है। ठीक है, बाकी हमारे हमारे चैनल के जो परिवार हैं, जो लेट्स लर्न ऑनलाइन हमारा जो चैनल है, उसमें परिवारों की जो संख्या है वो कितना हो गया है, 3000 हो गया है। तो आप लोग को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा जो चैनल है यहाँ तक कम समय में 3000 तक पहुँचा दिए हैं आप लोग। तो आप सभी को दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, जो इतना कम समय में मुझे इतना आप लोगों ने प्यार दिया, इतना दूर तक, इतना ऊंचाई तक पहुंचाया है। ठीक है, तो इसके लिए शुक्रगुजार हूं, और ये आप लोग का जो मेहरबानी मैं कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, तो ये मेरा जो 3000 का जो परिवार है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे, उन सभी को मेरे से दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, तो बस यूँ ही मेरे साथ बने रहिए, विश्वास कीजिए कि सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। ठीक है, बस मेरे साथ बने रहिए, निश्चित तौर पर आपको एग्ज़ाम होते होते ऐसा ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हकीकत बताऊँ तो कोई भी चैनल वाला, कोई भी यूट्यूब आपको पढ़ा रहा होगा, ठीक है, रियलिटी हमें बता रहा हूँ कि आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना ज्योग्राफी से, तो वहाँ से ठीक है 30 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। 30 नहीं कह सकते कि 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन। ठीक है, 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, जो पढ़ने वाला हर कोई स्टूडेंट बना लेगा। ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन जो होता है ना, ये क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। 30 से 35 यानी कि कह सकते हैं कि 30 तक तो मैंने कहा कि ये नॉर्मल कोई भी पढ़ने वाला स्टूडेंट कर लेगा, लेकिन 30 से 35 जो 5 से 6 क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सा यूट्यूबर आपको ये करके दे रहा है। ठीक है, बाकी कहेंगे सर कि 35 से 40 कहाँ गया, तो 35 से 40 का जो 5 क्वेश्चन जो बच रहा है ना, ये 5 क्वेश्चन कोई भी यूट्यूबर वाला गारंटी देते हैं कि आपको नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, हम भी नहीं दे पाएंगे, कोई नहीं दे पाएगा। 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि आपको जो एग्जामिनर वाला जो से होता है ना, क्वेश्चन को सेट ही ऐसा करता है ना, ऐसा कहाँ से लाता है, किस दुनिया से खोज के लाता है पता नहीं। 40 का 40 कोई वादा नहीं कर सकता कि हम बिरा ही देंगे। 4-5 क्वेश्चन मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन को सिलेक्शन आपको देता है कि उसमें कोई तुक्का लगा गया, किसी का लग गया तो लग गया, किसी का नहीं लगा तो नहीं लगा। लेकिन आप 35 भी करके आ रहे हो ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आप कट ऑफ ही देख लो ना कितना जाता है, 75 गया इस बार। ठीक है, 75 में अगर 35 में ला रहे हैं, 35 में ला रहे हैं, 35 70, बाकी जो आपका बच रहा है वो जो जनरल पेपर है उसमें 40 में क्या आप लग रहा है कि 5 नहीं ले पाएंगे, हद करते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है यार, अगर ये सिलेक्शन लेनी है तो अगर यहाँ से देखिए 30-30 भी लेकर के आते हैं तो 30-30-60। ठीक है, और वहाँ से जो 40 है वहाँ से अगर 20 भी लेकर के आते हो, 80 प्लस भाग रहे हैं आप, क्या दिक्कत है। तो आप यहाँ से 30 तो लेकर के आ रहे हो ना, लेकिन हम ये करें 80 में तो आपका हो सकता है कि
थोड़ा सा नहीं डगमग हो सकता है, लेकिन आप जो 5 क्वेश्चन के लिए हम जो कह रहे हैं कि तैयारी कीजिए, उसमें आप मेहनत कीजिए। 30 तक कुछ तो सब मेहनत कर रहा है, लेकिन 30 से 35 तक पहुंचने के लिए ही आपको मेहनत करनी है। क्योंकि 35 से जो 40 होता है ना, जो 5 क्वेश्चन, वो 5 क्वेश्चन वो आपको तुक्का ही लगानी है, अगर लगाना है तो। ठीक है, ये रियलिटी है, भले ही कोई यूट्यूबर बोले या ना बोले, लेकिन हम खुल के बोलते हैं। वो आप कुछ भी कर लो, वो 5 क्वेश्चन जो होता है ना, वो 5 क्वेश्चन देखोगे, 5 क्वेश्चन में लगभग कर सकते हैं 4 3 4 5, 5 तक जनरली, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन ये होते हैं जो कि पता नहीं उसका आंसर देखोगे, बहुत सारे यूट्यूबर फिर जब एनालिसिस करते हैं तो उसका आंसर क्या बोलते हैं कि अच्छा इसका आंसर देख के बताया जाएगा, इसमें अभी थोड़ा सा डाउट है। 2 4 5 क्वेश्चन ऐसा होता है कि नहीं? तो सोचिए, पढ़ाने वाला खुद पता नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, बोलते हैं कि सोच के बताएंगे, देख के बताएंगे, ये इसका आंसर ये होना चाहिए, इस तरह का आंसर देते हैं ना। तो इसीलिए आपको उलझना नहीं है, आप लोग को मोटा मोटी टारगेट लेके चलनी है कि 35 में हम लेकर के आ रहे हैं तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो 30 तो आप लोग कर ही लेते होंगे, आपको 35 तक पहुंचना कैसे, ये मेहनत करनी है। 5 क्वेश्चन के लिए आपको मेहनत करनी है, समझिए। ठीक है, बाकी इसके लिए हम स्पेशल एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, तो वहाँ समझाने का प्रयास करेंगे कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करनी चाहिए, कैसे शांत रहनी चाहिए। ठीक है, बहुत कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले इस चीज़ को हम लेकर के आएंगे, और कैसे क्रैक करनी है हमें एग्ज़ाम का, एक बार में कैसे निकालना चाहिए। ठीक है, कम पढ़ करके भी अच्छा मार्क्स कैसे लाना चाहिए, हम जरूर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, बाकी चैनल फिर से कहेंगे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मत दिखाइए, उल्टा कीजिए इसको। 23% अगर नॉट सब्सक्राइबर है तो चलेगा, 76 कम से कम मेरा सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोग का दुआ रहा तो ये हो जाएगा, बस आप लोग की दुआ होनी चाहिए, मेहरबानी होनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।